ठीक है। हाँ हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों के चैप्टर चल रहा है इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आज फिनिश हो जाएगी एक्सरसाइज है ना 7.1, फिर अपन नेक्स्ट 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, देखो इसका मैंने कहा था लास्ट वीडियो में 29 और 30 जो मैं इसका हिंट दूंगा सॉल्व आपको करना है। ठीक है, तो देखो आज हाफ करके छोड़ दूंगा दोनों, उसके आगे कंप्लीट उसको आपको करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p, है ना, देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो देखो क्या होगा सॉल्यूशन, सरल इजी है बहुत, है ना। देखो p की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो सबसे पहले दे रखा है ना, क्या दे रखा है, p इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा, राइट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो p की जगह अपने को क्या वैल्यू रखनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो 1 तो अलग है ही है। ठीक है, देखो अब क्या करना है, sec स्क्वायर प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर एंड sin थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, सबसे जो आइडेंटिटीज अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला यही आता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मूले से अपन को क्या करना है, ओपन करना है। देखो ओपन क्या होगा, देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस sec थीटा tan थीटा माइनस ये 1 तो है ही। ठीक है, अपॉन ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा, sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा प्लस 1। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है, अब अपने को क्या करना है, फॉर्मूले मेट करना है। ठीक है, देखो sec स्क्वायर को यदि इफ है ना -1 के साथ लिख दें, ठीक है, और sec स्क्वायर को +1 के साथ लिख दें, sec स्क्वायर नहीं tan स्क्वायर को +1 के साथ लिख दें, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो sec स्क्वायर थीटा -1, राइट, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा। ठीक है, ये -1 अपन ने sec स्क्वायर के साथ ऐड माइनस कर दिया। ठीक है, अपॉन sec स्क्वायर एज इट इज, है ना, प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस sec थीटा tan थीटा, राइट। देखो अपन ने क्यों ऐड किया, क्योंकि sec स्क्वायर -1 फॉर्मूला होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर, राइट, और tan स्क्वायर प्लस 1 क्या फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसलिए अपन ने इसको फॉर्मूले बनाने के लिए अपन ने -1 को इधर ऐड किया, तो sec स्क्वायर -1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर -1 की जगह अपन लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा तो है ही है, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec थीटा tan थीटा। ठीक है, देखो एक मिस्टेक है,
2 लगेगा है ना सबके आगे, तो फॉर्मूला क्या है 2ab है राइट। तो 2 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा राइट। तो 10 स्क्वायर कितना हो गया 2 10 स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, देखो अब क्या हो रहा है कॉमन निकालना अपने को। देखो 2 10 स्क्वायर और 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो इन दोनों में से एक तो क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन आ गया और एक टेन थीटा कॉमन आ गया राइट। टेन एक यहाँ से और एक यहाँ से, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा टेन थीटा प्लस सेक थीटा राइट अपॉन इधर भी यही होगा, क्या बचा सेक थीटा प्लस राइट। देखो कॉमन अब पता है तुमको कैसे निकालते, क्या हुआ देखो ये पूरी दो टर्म अलग अलग है ठीक है, इसमें भी 2 10 है और इसमें भी 2 10 है, तो 2 10 को अपन ने अलग कॉमन कर दिया। तो यहाँ 2 यहाँ 10 स्क्वायर था 2 तो 12 गया बचा खत्म, यहाँ 10 स्क्वायर तो अंदर क्या बचा 10 एक 10 12 गया, इधर से 10 12 गया अंदर क्या बचा सेक 2 तो 12 ही गया ठीक है। इधर भी सेम एज इट इज़ किया, देखो टेन थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा प्लस सेक थीटा पूरा कैंसल ठीक है, बचा क्या 2 से 2 कैंसल, बचा क्या टेन थीटा अपॉन सेक थीटा राइट। तो टेन थीटा को अपन किस में चेंज कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा ठीक है, इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। देखो टेन को अपन ने चेंज किया साइन अपॉन कॉस, सेक को अपन ने चेंज किया 1 अपॉन कॉस, तो कॉस से कॉस कैंसल, बचा क्या साइन थीटा ठीक है। तो अपन को यही प्रूव करना था है ना पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो अपना जो क्वेश्चन अपन को पूछा था वो प्रूफ हो गया राइट। देखो ये तो मैं आधा ही बताने वाला था लेकिन पूरा मैंने सॉल्व कर दिया ठीक है, बहुत ईजी है, देखो कुछ भी नहीं किया है ना, अपन की वैल्यू दे रखी पी की सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इस फॉर्मूले में पुट करी है ना, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया है ना, फिर अपन ने फॉर्मूला बनाया ना सेक स्क्वायर इस 1 को यहाँ रख दिया और इस 1 को इसके पास रख दिया ठीक है। तो सेक स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर प्लस 1 फॉर्मूले बन गए, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर दोनों ऐड हो गए हैं ना भाई 1 प्लस 1 तो 2 10 तो है ही है, यहाँ पर 1 प्लस 1 10 2 है ही है ठीक है। यहाँ 2 सेक थीटा टेन थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा, तो इसमें से 2 10 कॉमन ले लिया, इसमें से 2 सेक कॉमन ले लिया, देन क्या हुआ टेन थीटा सेक थीटा कैंसल, बचा क्या 10 अपॉन सेक, तो इसको अपन ने चेंज किया साइन अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा राइट, कॉस से कॉस कैंसिल बचा क्या साइन थीटा ठीक है। देखो नेक्स्ट लास्ट एक क्वेश्चन है वो देख लो हल्का सा, फिर अपन चैप्टर फिनिश कर देते हैं धीरे से ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ कोस इफ cos A upon cos B is equal to m and cos A upon cos B, cos A upon n ठीक है। देन प्रूव दैट क्या करना है, प्रूव दैट m स्क्वायर n स्क्वायर cos स्क्वायर b ठीक है।
ठीक है, देखो कुछ नहीं है, m की वैल्यू दे रही है, n की वैल्यू रखी है, उसमें अपन को फिट करना है सीधा सा, है ना। तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है, cos a अपॉन का स्क्वायर प्लस, है ना, n की वैल्यू अपने पास क्या है, cos a अपॉन साइन भी है ना यहाँ, साइन बी का स्क्वायर, ये कोस तो है ही है, ठीक है। कुछ कोई ज़्यादा कठिन वाली टफ वाली बात नहीं है ना, सीधा सा यहाँ क्या लेना है, एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा कोस बी साइन बी, है ना, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसको इससे डिवाइड करोगे तो कोस बी से कोस बी कट जाएगा, साइन बी का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, फिर इधर भी ऐसा ही होगा, है ना। फिर आगे फॉर्मूले बनेंगे, अपने को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं होगा आगे। देखो क्या है, मैं बता देता हूँ, ठीक है, आगे कुछ न कुछ आएगा, इससे कॉमन निकल जाएगा, कॉमन से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखो एक बार थोड़ा सा देख ही लो, ठीक है। देखो अपने इसको अगर पूरा ओपन कर लेते हैं ना, तो एलसीएम क्या आएगा, cos बी साइन बी, राइट। cos बी को cos बी से डिवाइड, cos बी को cos बी साइन बी से डिवाइड किया तो क्या कैंसिल हो गया, cos बी कैंसिल, बचा क्या, साइन बी का मल्टीप्लाई ऊपर, cos ए साइन बी, देखो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये तो स्क्वायर है ही है, ठीक है, प्लस इस पूरे टर्म को इस साइन बी से डिवाइड करो तो साइन बी से साइन बी कैंसिल, बचा क्या, cos बी, तो ऊपर क्या बचा, cos ए स्क्वायर cos बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। बचा क्या इधर, cos स्क्वायर बी, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ cos ए स्क्वायर होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। देखो ये जो cos बी स्क्वायर है और इधर cos बी स्क्वायर है, तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि इनटू में ही है, राइट, और वो अलग है तो क्या हुआ है, तो इसी के साथ cos बी से सीधा cos बी ये कैंसिल, ठीक है। अब देखो अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर cos ए साइन बी, cos ए cos बी, cos ए कॉमन निकल रहा है, इसमें से निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो इस cos ए को अपन को क्या है, निकालना है, बाहर निकालना है, cos ए निकला कॉमन, ठीक है, cos स्क्वायर ए को कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर बी प्लस cos स्क्वायर बी अपॉन, इसको प्रूफ क्या करना है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या होगा, साइन स्क्वायर बी, है ना, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर बी प्लस, मतलब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है, वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो अपने पास क्या गया, देखो कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, देखो अपने को ये जो फॉर्मूला था इसके बराबर में एन स्क्वायर प्रूफ करना था, ठीक है। तो एन अपने पास क्या है, कोस ए अपॉन साइन बी, कोस ए अपॉन साइन बी, इसका होल स्क्वायर कर लो पूरा, है ना, कोस ए अपॉन साइन बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, राइट। देखो एन की वैल्यू है ना,
cos A अपॉन साइन B। इसका अगर स्क्वायर कर ले क्या किया जाए तो ये पूरा स्क्वायर में चेंज हो गया, ठीक है। देखो क्वेश्चन बिल्कुल इजी था पर वाह बता दिया मैंने, हो गया। देखो ठीक है, एक बार इसको और एक बार अपने तुम्हारे मेथड से इसको सॉल्व कर लेना, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधा यहाँ से कोस कट गया, फिर साइन स्क्वायर प्लस। देखो ए बी का थोड़ा लोचा है ना, कंफ्यूज हो जाओगे बार बार इसमें, ठीक है। देखो अपना यहाँ चैप्टर ये चैप्टर तो क्या है, एक्सरसाइज 7.1 है ना, कंप्लीट, ठीक है। अब अपन चालू करेंगे 7.2 है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो समझ आएगी बात। आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखो, इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में भी वो है फॉर्मूलेस है ना, तो 6 फॉर्मूले हैं खाली, बस उस फॉर्मूलों को याद करना, फॉर्मूले बेस्ड है पूरा, ठीक है। एक बार याद तो तुम कर ही लेना, फिर भी मैं नोट डाउन करवा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। एक्टिव पैसिव टॉपिक चल रहा था हमारा, लगभग 6 पार्ट्स एक्टिव पैसिव के बन चुके हैं, वीडियोस के आपने देखे होंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस, और हम लोगों ने उसमें काफ़ी कुछ क्लियर कर लिया था टेंस के अकॉर्डिंग। डबल ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव हमारा लास्ट वीडियो में स्टार्ट हुआ था। इंट्रोगेटिव को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट जो यस और नो टाइप के जिनके आंसर्स होते हैं वो, यानी हेल्पिंग वर्ब वाले, सेकंड WH वर्ड वाले, और थर्ड था WH वर्ड जो कि बाय हुम, एक अलग से उसका थोड़ा सा पैटर्न है चेंज, तो एक उसको हमने रख दिया था। अब हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस हमने स्टार्ट किए थे, तो हेल्पिंग वर्ब वाले में हमने इज, एम, आर, डू, डज, डिड वाले सेंटेंसेस हमने पढ़ लिए थे, उनके एग्जांपल्स भी हमने देख लिए थे कि डू डज है तो इज, एम, आर किस तरह से यूज होगा, डिड है तो वॉज वर कैसे यूज होगा। तो अब हम उसकी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट था वो हम ले रहे हैज, हैव, हैड का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव में अगर ये है तो हम पैसिव में बनाते टाइम उसको किस में चेंज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हैज, हैव, हैड लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, जो भी आप बोल रहे हैं, ठीक है। फिर बीन, जैसा कि मैंने पहले टेंसेस के अकॉर्डिंग जब रूल्स पढ़ाए थे उसमें कहा था कि जब हम परफेक्ट के सेंटेंसेस चेंज करते हैं, स्पेशली हैज, हैव, हैड, तो हम बीन वर्ड को यूज करते हैं तो ये आ जाएगा बीन और फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू जल्दी से समझ में आ जाता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है Have you done that work? Have you done that work? अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है that work, वो काम, यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब ये हैव, स्टार्टिंग तो हैव से हो रही है, इसको नहीं टच करना है, हम इसके अकॉर्डिंग हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम यूज करेंगे, तो वो हो जाएगा हैज। क्या हो जाएगा, हैज। हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू। क्लियर। हैज जो सब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं वो हो गया, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो सब्जेक्ट में बना वो, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ होने वाला यूज बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और देन हमारा जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हुआ था वो।
एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैज हैव क्या आपको समझ में आ गए? अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो मैं ले रही हूँ वो हैड का ले रही हूँ, ठीक है। हैड यू रीड द राम चरित मानस, ठीक है। अब हम फिर से इसको, अब हैज हैव में तो ये देखना पड़ता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। हैड में तो हमें वो भी नहीं देखना, हैड है तो हैड का हैड ही लगाना है, ठीक है। हैड द राम चरितमानस बीन, थर्ड फॉर्म लगानी है। रीड की तीनों फॉर्म रीड, रैड, रेडी होती है, तो बीन रीड बाय यू। क्लियर? तो इंट्रोगेटिव में हमने जो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग जो हम चेंज कर रहे थे उसमें डू डज डिड भी ले लिया, हैज हैव हैड भी ले लिया, और अब हम ले रहे हैं अदर हेल्पिंग वर्ब। अदर हेल्पिंग वर्ब पहले क्लियर कर देते हैं कि अदर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ठीक है। अदर हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आएगा जिससे स्टार्ट होगा? इज, एम, आर, was, were, मॉडल्स, ठीक है। अगर ये है तो जब हम यहाँ पर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली अब तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम ऑब्जेक्ट को देखकर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे, लेकिन बीन जो यूज़ कर रहे थे उसकी जगह बीइंग और बी वर्ड यूज़ होगा और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बीइंग कब यूज़ होगा? जब इज, एम, आर, वॉज, वर होंगे, और बी कब होगा? जब मॉडल्स होंगे। क्लियर? अब हम इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, आर यू ब्रिंगिंग टी? यू था इसलिए प्लूरल फॉर्म के लिए आर लगाया। अब यहाँ पे टी है तो सिंगुलर फॉर्म है, इज टी। आईएनजी है तो हमें बीइंग लगाना है, इज टी बीइंग। थर्ड फॉर्म ब्रिंग की क्या होगी? ब्रॉट, ब्रॉट बाय यू, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, was he singing a song? क्या बनेगा इसका पैसिव? अ सॉन्ग आएगा तो ऑब्वियसली वॉज से स्टार्ट होगा। वॉज अ सॉन्ग बीइंग sung by him? क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। Is he bringing some toys? पीछे का ऑब्जेक्ट आपके लिए काफ़ी मैटर करना चाहिए क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। जो प्रीवियस सेंटेंस था
यहाँ पर मैंने बताया था कि यू के अकॉर्डिंग आर लगा, लेकिन टी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज यूज किया। उसी तरीके से इसमें भी है, ही के अकॉर्डिंग हम इज यूज कर रहे हैं, लेकिन टॉयज के अकॉर्डिंग हम आर यूज करेंगे। तो क्या आएगा, आर सम टॉयज being brought by him। क्लियर। लास्ट एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं एम से रिलेटेड। एम आई ईटिंग फूड। क्या बनेगा, फूड इज बीइंग, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, is food being eaten by me। क्लियर। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस थे क्वेश्चन से रिलेटेड, जिनके आंसर यस या नो में हो सकते थे, इन ऐसे सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे थे, इनको हमने चेंज करके लॉट ऑफ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर किया, समझ लिया कि कैसे हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम WH वर्ड से रिलेटेड कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। जय श्री राम। पार्ट 18 अपना जो लास्ट था 17 पार्ट, उसके अंतर्गत अपन ने आर्टिफिशियल पॉलीमर के बारे में बात करी थी और क्या बताया था, पहला एक एग्जांपल अपन ने पढ़ लिया था नायलॉन 66 के बारे में, ठीक है ना। और नायलॉन 66 क्या होता है, कैसे होता है, 66 क्या होता है, 66 क्यों बोलते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। उसके यूजेस आपको एज इट इज़ पढ़ लेना है और यूजेस में मैंने कुछ चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी। यूजेस क्या क्या थे, बेयरिंग्स, कपड़े, क्लॉथ, रस्सियाँ, बेल्ट, ये सारी चीज़ें बनाने में उनका यूज़ किया जाता है। सॉक्स वगैरह, नायलॉन सॉक्स आपने नाम सुना होगा, नायलॉन के सॉक्स, नायलॉन के बेल्ट, नायलॉन की रस्सियाँ, है ना, सारी नायलॉन के पैरासूट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ काम आती हैं। आज अपना बात करेंगे इसी आर्टिफिशियल, है ना, बात किसकी कर रहे हैं अपन, आर्टिफिशियल पॉलीमर की ही चल रही है ना। तो आर्टिफिशियल पॉलीमर के अंतर्गत ही अपन दूसरा एग्जाम्पल लेंगे आज, क्या, टेरिलिन का। किसका, टेरिलिन का। अभी टेरिलिन कैसे बनता है उसको अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो टेरिलिन के बारे में अपन देखते हैं कि टेरिलिन कैसे बनता है। टेरिलिन इज आल्सो क्लॉथ, है ना। जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो क्लॉथ के रूप में ज़्यादा काम में आ रही है ना, कपड़ों के रूप में ज़्यादा काम आ रही है। तो टेरिलिन कई सारे आपने कपड़े देखे होंगे ना, कॉटन क्लॉथ्स, वुलन क्लॉथ्स, है ना, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, नायलॉन, टेरिलिन, चमकदार कपड़े, ये सब आर्टिफिशियल तरीके से, आर्टिफिशियल रेशो से बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर्स से बनाए जाते हैं। पहले आपने नाम सुना होगा मखमल, है ना, मुलायम सा, ठीक है। ऐसा होता था कि राजा महाराजाओं के टाइम में, जिसे अपन एक कंबल देखें तो वो पूरी एक माचिस की डिब्बी में समेट के रख दो, इतनी मुलायम होती थी, है ना। तो लेकिन आज का टाइम ऐसा नहीं है, क्योंकि केमिकली कंपोजिशन इतना बढ़ चुका है ना, रसायनों का इस्तेमाल इतना बढ़ चुका है कि वो इतना फ्रिक्वेंसी वाला नहीं रहा, इतना मुलायम नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया, हमें वो जो ओरिजिनलिटी होती है ना, वो डुप्लीकेसी में बदल गई है। तो वो सारी चीज़ें आज की मार्केट में प्रचलित हैं, चलती आ रही हैं, क्योंकि आप खाना भी खाते हैं, सारा क्या है, हाइब्रिड बन रहा है ना, तो सब मिलावट वाली चीज़ें हैं। तो ये टेरिलिन, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल, नाम ही देखो आर्टिफिशियल है, तो सब चीज़ें मिलावट वाली ही होगी, कहीं ना कहीं रसायनों से बनी होगी, तो कहीं ना कहीं मिलावट वाली होगी। तो उसके जो एक प्राकृतिक फंडामेंटल होता है वो सारा उसका ख़त्म हो जाता है। तो टेरिलिन की बात करते हैं। पहली चीज़ तो टेरिलिन बनता कैसे है, कैसे बनता है, दो चीज़ों से, एक तो टरथैलिक एसिड
टरथैलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल क्या किया मैंने, टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है, टेरिलीन। क्या बन गया, टेरिलीन। अब टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल कैसे मिलते हैं वो मैं आपको बता दूं कि टरथैलिक एसिड क्या होता है, एथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है। देखो प्रक्रिया वैसी की वैसी है, ठीक है ना। अब इसमें क्या जोड़ दिया अपन ने, ये बन गया आपका टरथैलिक एसिड, फिर इसमें क्या करेंगे OH CH2 CH2 OH, ठीक है। ये हो गया आपके टरथैलिक अम्ल। देखो ऊपर का फॉर्मूला लिखा जो नायलॉन 6 में सेम एज इट इज है, C डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH। यहाँ सिर्फ चेंज, यहाँ एक स्ट्रक्चर ले लिया अपन ने, है ना, साइक्लिक स्ट्रक्चर कह लो या इसको अपन बेंजीन स्ट्रक्चर कह लो या फिर एरोमेटिक कह लो। तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ कन्वर्ट कर दिया किसकी जगह पे, जहाँ CH2 का होल 4 लगा था। बाकी एज इट इज सेम चीज़ें यहाँ पे भी देख लो, यहाँ NH2 लगे हुए थे, यहाँ जब वहाँ CH2 में बदल गया, फ़र्क कुछ नहीं है ना। रिएक्शन को याद करने का तरीका देखोगे तो आप इजीली बदल जाएगा। ये आपका हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, दो चीज़ें मिलाई थी, टरथैलिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल। तो टरथैलिक एसिड जो बना वो आपके क्या था, ये वाला, और वो एथिलीन ग्लाइकोल। इन दोनों के मिलाने से क्या बन गया आपके, देखो इन दोनों के मिलाने से एक फॉर्मूला बन गया नया, जिसको क्या बोलते हैं, टेरिलीन। कैसे, क्या हो गया, देखो ओ सॉरी ओ आएगा, H नहीं आएगा, ओ, ठीक है। तो ये अपने पास एक फॉर्मूले के रूप में बन गया। यहाँ से OH हटा दिया, यहाँ से OH हटा दिया, प्लस को निकाल दिया, यहाँ O रहा, यहाँ पे भी O रहा है, H को हटा दिया। तो दो H यहाँ से हटे, यहाँ OH हटा, क्या निकाला, एक तो OH कितने, 2 और 2 H, इन दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गया, H, 2 H ये रहे, एक O रहा, क्या निकल गया, H2O। तो जल का मॉलिक्यूल इसमें भी बाहर निकल गया, जैसे नायलॉन 6 में निकला था। तो ये क्या हो गया, वाटर या जल, ये क्या बन गया आपके, टेरिलीन। ठीक है, ये टेरिलीन आपका तैयार हो गया। क्लियर, जो चीज़ें हटाने की थी उसी को आपको पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है। क्या चीज़ें एक वेरिएशन में यूज़ में लेनी है, क्या चीज़ को रिमूव करना है, किसको हटाना है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। पूरा एज इट इज रटने की ज़रूरत नहीं है, रटोगे तो भूल जाओगे ना। हटाना क्या, फॉर्मूला सिर्फ ये तैयार करना है आपने को। हमेशा रिएक्शन जब लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन जब लिखते हैं, हमेशा क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट होते हैं उन्हीं को याद करो। प्रोडक्ट क्या बनना है उस पर जोर नहीं डालना। प्रोडक्ट तो जो मिलाएंगे वही बनेगा ना, दूध शक्कर चाय पत्ती मिलाएंगे चाय बनेगी, कोई हलवा तो बनेगा ही नहीं। तो जो रिएक्टेंट डालेंगे, जो रिएक्टेंट होगा उसी से उसी के जैसा प्रोडक्ट बनेगा। तो जो चीज़ें मिला रहे हैं प्रोडक्ट भी उसी के अनुसार बनेगा। तो ये रिएक्टेंट है ना, अपन जानते हैं, रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, तो रिएक्टेंट जैसा होगा प्रोडक्ट भी वैसा बनेगा ना। तो रिएक्टेंट में अपन ने क्या चीज़ ली, टरथैलिक एसिड, एथिलीन ग्लाइकोल। टरथैलिक एसिड का फॉर्मूला ये, एथिलीन ग्लाइकोल का ये। इसमें क्या किया, H को हटा दो, इधर से भी H को निकाल दो, यहाँ से क्या करो, OH को हटा दो, जैसे अपन ने नायलॉन 6 में भी हटाया था। फिर बचा क्या अपने पास, ये स्ट्रक्चर, इसको एज इट इज उतारा, H हटाया, O बचा, O को उतारा, ये एज इट इज था, यहाँ से H हटाया था, O बचा था, बस। तो जो हटाना है उसके ऊपर फोकस करो, बाकी वैसा का वैसा लिख दो। और जो हट रहा है वो बाद में नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल में पीछे प्लस के रूप में जोड़ देना है, क्योंकि वो भी एक कंपाउंड के रूप में, वो भी एक केमिकल कंपोजिशन के रूप में आपके प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं देगा। हमेशा देखना, रिएक्शन के अंदर पानी होगा तो वो पानी कभी दिखता नहीं है,
क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर मॉइस्चर होगा या वेपराइजेशन से वो चीज़ें हट जाती है। ऐसा नहीं कोई पानी बना रहे हैं जैसे पानी नज़र आएगा, पानी पानी अलग मटेरियल अलग, तो ऐसा कभी होता नहीं है ना। तो वो सिर्फ क्या है, एक मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। उसके अंदर गीलापन रहेगा, जो आप चीज़ बनाएंगे उसके अंदर गीलापन रहेगा, लसलसी रहेगी, वही उसका पानी है, ठीक है ना। तो वो एक वाटर के रूप में प्रेजेंट रहेगा। तो ये आपके क्या हो गया, टेरिलीन। और इसके यूजेस भी आपको देख लेने हैं, कपड़ा वगैरह में कहाँ कहाँ यूज़ है, ब्रश वगैरह में, कपड़े बनाने के, बेल्ट बनाने में, वही से सारी चीज़ें जो नायलॉन में थी वैसी की वैसी फिल्म बनाने में, है ना, ग्रामोफोन की सुई बनाने में, इन सारी चीज़ों में इस टेरिलीन का यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो इक्वेशन थोड़ा याद रखना है ना, इक्वेशन याद रखोगे, रिएक्शन याद रखोगे तो ही मज़ा आएगा। बिना रिएक्शन के लिख के आ जाओगे कोई चेक नहीं करेगा ना, ये ध्यान रखना है। तो रिएक्शन होगी तो ही आपकी परीक्षा में चेक किया जाएगा। ऐसा नहीं टेरिलीन का, नायलॉन 6 इसका सारा वर्णन करके आगे थ्योरी ठोक दी और रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन लिखे ही नहीं, तो सीधा फोकस इसी पे जाता है ना। ये अपने क्या है, घर को सजाने वाला मटेरियल, बाहर फुलझड़ियाँ हैं, ये लाइटें हैं, तो ये लाइटें ही है ना, ये लाइटें जलेगी तो आपकी उसके सामने वाले की लाइटें भी जलेगी, बाकी तो गए काम से। तो इनको लिखना बहुत ज़रूरी है। थ्योरी नहीं लिखे किससे बन रहा है कोई ज़रूरी नहीं है कि नायलॉन 6 इन चीज़ों से मिलाने से बनता है, इस प्रकार से बनता है, विधि पूरी लिख ली, तो विधि लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा फॉर्मूला लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं अपन तीसरा आर्टिफिशियल फाइबर यानी रेयॉन की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रेयॉन की। तीसरा यही है ना, तो रेयॉन की बात करते हैं अपन। अब रेयॉन क्या चीज़ है, देखो रेयॉन मीन्स होता है सेल्यूलोज। क्या है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या चीज़ है, आपको बता दूं कि हरी जो घास होती है, जितने भी पत्तियां होती है, घास होती है, इन सब चीज़ों में सेल्यूलोज मौजूद रहता है ना, कंटेंट है, फूड का कंटेंट है सेल्यूलोज, है ना। तो ये सेल्यूलोज अपन पचा नहीं पाते हैं ना, पचा नहीं सकते, घास अपन इसलिए नहीं खाते हैं, है ना। कहीं छोटी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ा था रूमिनेशन, ऐसी चीज़ें पढ़ी होगी आपने, जिसमें गाय भैंस बकरी जो होती है वो घास खाती है और पचा भी लेती है। क्यों पचा लेती है? क्योंकि उनके अंदर एक रूमेन पार्ट अलग से पाया जाता है आफ्टर स्टोमक, है ना, आमाशय के बाद उनके एक अलग से ऑर्गन होता है रूमेन, तो वही उस चीज़ को पचाता है, इसीलिए वो सेल्यूलोज को इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये सेल्यूलोज क्या कहलाता है? कागज़। क्या है? कागज़। और जानते हो आप कागज़ कहाँ से प्राप्त करते हैं अपन? पेड़ों से, प्लांट से कागज़ बनता है ना। बार बार स्कूलों में भी सुनते हैं, है ना, गुरुजी बताते नहीं बताते हैं, पेड़ों को मत काटो, कागज़ बनाने के लिए कहीं पेड़ों को काटा जाता है, तो कागज़ को वेस्ट मत करो, है ना। तो कागज़ को हमेशा अवेयर के रखें, है ना, उसका जितना यूज़ है उतना यूज़ करें, उसको वेस्ट में न डालें, क्योंकि कागज़ किससे बन रहा है? पेड़ से, क्योंकि पेड़ से ही सेलुलोज निकलता है। अब क्या करते हैं, इस सेलुलोज को जो अपन ने पेड़ से कागज़ बनाने के लिए या रेयॉन बनाने के लिए निकाला या कपड़ा बनाने के लिए निकाला, उसको क्या करते हैं? NaOH से धोते हैं, से धोना या वॉश करना, ठीक है। क्या किया? इससे अपन ने इसको वॉश किया, किससे? NaOH में भिगोकर। किसको? सेलुलोज। रिएक्शन क्या बन गई? सेलुलोज को NaOH से पहले वॉश किया, धोया, विलियन में भिगोकर साफ किया। फिर क्या करते हैं? जो हमने धोने के बाद सेलुलोज फाइंड किया, उस सेलुलोज को क्या करते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड के घोल। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ साला, है ना। क्या किया? पेड़ों से सेलुलोज को लिया, है नहीं, यानी कागज़, उसको क्या किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से वॉश किया, धोया, साफ कर दिया। फिर क्या किया? उसको कार्बन डाइसल्फाइड के घोल से घोल दिया। इट मीन्स वो क्या हो गया? अब सेलुलोज प्लस कार्बन डाइसल्फाइड का क्या बन गया? घोल बन गया, है ना। लिक्विड बनता है ना, घोल बनाते हैं, तो वैसा बन गया। अब क्या किया? ये घोल बनने के बाद इसको क्या करेंगे? एक कपड़ा लेंगे, मोटा कपड़ा ले लिया, ठीक है। उस मोटे कपड़े को लेके क्या करेंगे?
यहाँ रख दिया एक तगारी, मान लो एक तगारा है ना, एक बाल्टी रख दी, उस बाल्टी में सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। क्या ले लिया? H2SO4 का घोल ले लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल उस बाल्टी में भरा हुआ है और इसके बीच में क्या कर दिया आपने? एक कपड़ा बिछा दिया। ये क्या है? क्लॉथ या कपड़ा। ठीक है, क्या हुआ देखो पापीस, कागज़ या सेलुलोज लिया, ठीक है, उसको NaOH से वॉश किया, धो दिया, क्लीन हो गया। क्लीन होने के बाद क्या किया? कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में उसको घोल दिया। किसको? सेलुलोज को। घोलने के बाद किसका घोल बन गया? इन दोनों का। उस घोल को क्या किया? एक कपड़ा लिया, ठीक है, कपड़ा लेने के बाद उस कपड़े के टीनी पोरस हॉल कर देते, टीनी हॉल्स, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उस कपड़े के, उस हॉल में से पास किया जाता है और पास करने पर किस में गिराते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर। एक नीचे सल्फ्यूरिक अम्ल का एक बकेट पड़ा रहता है ना, एक पात्र पड़ा रहता है, उसमें इसको गिराया जाता है। गिराने से क्या होता है? उस सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर बाल जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना, उस मकड़ी के जाले की तरह इसमें रेशेज आ जाता है ना, उस रेशेज को वहाँ से स्टोर करते हैं और ये इस तरह का रेयॉन तैयार करते हैं। तो ये पूरी अपने रेयॉन बनाने की विधि थी, जिसके अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना था? एक तो CH2 का घोल यानी कार्बन डाइसल्फाइड का घोल यानी विलियन, और लिया क्या? सेलुलोज, और लास्ट में किस में गिराया था इसको? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर गिराया था। तो उसके अंदर गिराने से ये रेयॉन के रेशे प्राप्त हो जाते हैं। यही रेयॉन के रेशे आपके रेयॉन के धागे कहलाते हैं और इसके भी यूजेस आपको एज इट इज किताब से पढ़ लेने हैं। तो ये आपके क्या हो गया? आर्टिफिशियल फाइबर का जो टॉपिक्स था, आर्टिफिशियल पॉलीमर का जो टॉपिक था, कृत्रिम बहुलक का जो टॉपिक था, इस रेयॉन पे आके ख़त्म हो जाता है। क्योंकि प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा था? एक तो रबर का लास्ट में वापस एक डिस्कशन करेंगे रबर के बारे में, क्योंकि रबर के अलग अलग टाइप्स भी हैं, ब्यूना एस और ब्यूना एन, इस टाइप के रबर हैं। तो ब्यूटाडाइन और इससे बनाए जाते हैं, ठीक है, तो वो रबर की बात में अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन रेयॉन तक आपके आर्टिफिशियल पॉलीमर ख़त्म हो जाते हैं। इससे आगे अपन बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। किसके बारे में? प्लास्टिक के बारे में ना। प्लास्टिक आपने पढ़ रखा है या अब अपन स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक का कैसे क्या होता है? यही प्लास्टिक आपका पॉलीमर भी है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है? छोटे छोटे अणु ही मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, है ना, और छोटे छोटे अणु ही मोनोमर कहलाते हैं, है ना, एकलक कहलाते हैं। उन्हीं एकलक से बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई जाती हैं। और प्लास्टिक के यूजेस आप जानते हैं, कहाँ कैसे प्लास्टिक आजकल यूज़ में किए जा रहे हैं, है ना। छोटी कोई क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, है ना आपने, अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, कि प्लास्टिक हमारे लिए जितना ज़रूरी है उतना हमारे लिए नुकसानदायक भी होता है। तो फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। तो प्लास्टिक को जितनी कम मात्रा में हम इस्तेमाल करें उतना हमारी प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, हमारे लिए अच्छा रहता है। क्योंकि आप खुद लोग अपने आसपास के एरिया में रहते हैं, अपने आसपास के एरिया में देखते भी हैं, कई सारे जानवर प्लास्टिक को खा जाते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन फैलाता है ना। प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है ना, कई सालों तक उसको अगर ज़मीन में गाड़ के भी रखा जाए तो मिट्टी नहीं बनेगा, मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होता है ना। उसी को बोलते हैं डिकम्पोज नहीं होना, उससे कोई खाद भी नहीं बनती है। तो ये क्या है? हमारे नेचर के लिए एक अच्छे संकेत नहीं होते, नेचर के लिए बहुत बेकार मटेरियल है, नेचर के लिए अनयूज़फुल मटेरियल है। तो इसका जितना अवॉइड किया जा सके उतना हमारे लिए बेटर रहता है। तो लेकिन प्लास्टिक को हम पसंद भी करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? इसकी ड्यूरेबिलिटी के कारण, इसकी हाई टेंसिल स्ट्रेंथ के कारण, इसकी कम रेट के कारण, लो रेट के कारण है, इजीली इसको कोई भी खरीद सकता है और दिखने में भी अच्छे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, वेट में भी हल्के होते हैं, कहीं पे भी लाए जा सकते हैं, है ना। आज देख लो हमारे घरों में सब किचन से लेकर बाथरूम तक, है ना, बेडशीट तक, है ना, कई सारी चीज़ें अपन प्लास्टिक की यूज़ में करते हैं। तो प्लास्टिक कई सारे, चाहे वो डस्टबिन हो, चाहे बकेट हो, चाहे चेयर्स हो, टी टेबल हो, है ना, तो कई सारी यूटेंसिल्स में कई सारे डिब्बे, किचन के डिब्बे देखो आज, जिसमें अपन सही सारे
पल्सेज भरते हैं, शक्कर भरते हैं, चाय पत्ती भरते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्लास्टिक्स मटेरियल हैं। तो वो प्लास्टिक मटेरियल हमारे लिए आज एक ऐसा साधन है जो हमारे घरेलू चीज़ों के लिए इतना उपयोगी बन गया है कि आज उसके बिना हमारा रहना पॉसिबल नहीं हो पाता, और उसकी जो संसाधन बने हुए हैं, इसके जो साधन बने हुए हैं, उनके बिना हमारा जीना दुभर हो जाता है। तो उन प्लास्टिक मटेरियल के बारे में आज हमारा चर्चा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक अपना अगला जो रहेगा वो रहेगा प्लास्टिक, है ना। इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर बिकॉज इट्स मेड बाय द सेम मेथड एज लाइक एज अ पॉलीमर। इट्स ऑल्सो अ पॉलीमर बिकॉज इट्स मेड बाय अ मोनोमर। ये छोटे छोटे अणुओं से बनता है, तो वही प्लास्टिक है। तो प्लास्टिक के छोटे छोटे दाने बनते हैं, उसी से बड़ा प्लास्टिक तैयार किया जाता है, प्लास्टिक की बड़ी शीट तैयार की जाती है ना। तो उसके प्लास्टिक के आज बहुत सारे टाइप्स अपन डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला टॉपिक अगर मैं लूँ प्लास्टिक के बारे में, तो पॉलीथीन क्या है, पॉलीथीन। और ये बना किससे, दो शब्दों से, पॉली प्लस एथीन। किससे बना, पॉली प्लस एथीन से मिलके क्या बना, पॉलीथीन। और अपन इसको घिस घिस के बोलने से क्या बन गया, पॉलीथीन। अदरवाइज इट्स नेम इज पॉलीएथीन, नॉट पॉलीथीन। इट्स मेड अ पॉलीएथीन, इट्स अ बहुलीकरण, इट्स पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन नॉन एज पॉलीथीन। ठीक है, तो वो एथीन है जिससे पॉलीथीन बना हुआ है। अब कैसे बनते हैं, अब पॉलीथीन कहाँ कहाँ होता है अपन जानते हैं ना। इट्स इजीली यूजफुल एट होम, एट शॉप्स, एट एवरीवेयर। कई सारी जगह पे इसको इजीली यूज़ किया जाता है। आप सब्जियां लाते हैं तो प्लास्टिक की थैली में भर के देते हैं, आप कपड़े लाते हैं तो प्लास्टिक की थैली में भर के देते हैं। तो कई सारी चीज़ें प्लास्टिक की थैलियों में दी जाती हैं, और गवर्नमेंट ने इस पर शायद बैंड भी लगा रखा है, लेकिन फिर भी ये यूज़फुल मटेरियल के तौर पर आज मार्केट में इंतहा तरीके से धड़ल्ले से ये प्लास्टिक यूज किया जा रहा है। तो ये किससे बना है, एथीन से। क्या बना, पॉलीथीन। इसकी एक मैं समीकरण लिख दूं आपको, देखो कैसे समीकरण है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिखना पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। दोनों का मतलब एक ही है ना, दो नहीं लिखना है। हिंदी मीडियम वाले बहुलीकरण, इंग्लिश मीडियम वाले पॉलीमराइजेशन। तो ये आपका क्या बन गया, नंबर्स ऑफ। क्या हुआ देखो, CH2 का डबल बॉन्ड CH2 मतलब 2CH4, बॉन्ड कौन सा, डबल। तो ये किसका फॉर्मूला है, एथीन का हुआ ना। एथेन होता क्या होता, C2H6 होता, ये एथीन हो गया ना। कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन हो तो इन लगता है, तो एथीन हो गया। अब ऐसे ही कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, नंबर्स ऑफ, तो क्या बन जाएगा, पॉली प्लस एथीन, क्या बन गया, पॉलीथीन। क्लियर, पीछे एन लगा दिया, और डबल बॉन्ड जो था उसको सिंगल पीछे लगा दिया, और इसके ब्रैकेट्स को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, बन गया आपके पॉलीथीन, और इसके यूज आपको पता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, पॉलीमराइजेशन ऑफ एथीन मेड अ पॉलीथीन, है ना। एथीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। तो अपन ने आज प्लास्टिक के अंदर पहला टॉपिक अपना स्टार्ट कर दिया। पहला बिंदु या पहला प्लास्टिक कौन था, पॉलीथीन। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी अपन उसके आगे वाले प्लास्टिक के बारे में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर। Good morning, students. We again resume our class, and yesterday we had learnt about Chol dynasty, and now today we are going to start with Pallav dynasty. It's a very short description, as you can see here. It's just a single map, and we will be proceeding. Okay, so let's start. Rulers of this dynasty ruled upon the modern districts of Arcot, Madras, Tiruchirappalli and Tanjore. आज के जो ज़िले बने हुए हैं, now in the map you can see, if you want to see this area, ये जो इतना आप एरिया देख रहे हो लास्ट वाला, ये एरिया जो है ये पल्लव एम्पायर था। तो यहाँ के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, as you can see. Okay, now among the inscriptions, the mentions of first Pallav king is Vishnugop,
कांची, टिक कर लेना इसको। Simha Vishnu ascended the throne in the second half of 6th century. After that, Pallav ruled for about 2 centuries. 20 साल तक उसने रूल किया, सॉरी 200 years. मेजर पल्लव किंग्स इंक्लूडेड, देखिए छोटा सा एरिया था और इसके ऊपर इनका हमेशा से इनका कब्जा रहा, क्योंकि मौर्य, गुप्त, ये कोई भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे और ये एक कैसे कह सकते हैं कि कोने के अंदर अपना डायनेस्टी इंजॉय कर रहे थे। सो मेजर पल्लव किंग्स इंक्लूडेड महेंद्र वर्मन फर्स्ट। देखिए महेंद्र वर्मन का आगे उल्लेख आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखना। अराउंड 600-625 नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, महेंद्र वर्मन सेकंड, परमेश्वरमन, नरसिंहवर्मन, परमेश्वरमन सेकंड, नंदी वर्मन एंड अपरजित। 200 साल में बहुत सारे किंग हुए होंगे, बट दीज आर द मेन रूलर्स जिनको याद रखा जाता है। नाउ हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। महेंद्र वर्मन वॉज अ ग्रेट आर्किटेक्ट, बहुत ही अच्छा वास्तुकार था। ही बिल्ट मेनी टेम्पल्स ऑफ कार्व्ड स्टोन्स, समझना बड़ा पत्थर होता है, उसके अंदर से नक्काशी कर करके, खुदाई करके उसका मंदिर बनाना, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ना नहीं, विद अ सिंगल स्टोन, इतनी बड़ी पत्थरों से बनवाना, ये उसकी अचीवमेंट थी। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ऑल्सो रोड प्ले नेम्ड मतविलासा प्रहासना। ही ऑल्सो डग, यहाँ पे टिक करना, ही ऑल्सो डग द महेंद्र पोंड। ही वॉज डिफीटेड बाय चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, इसको आपको पीछे जाना पड़ेगा चालुक्य में, इन 1610। Mahendra's son, successor Narasimhavarman Mahamalla defeated Pulkesin II in 642 and occupied his capital Vatapi. But Chalukyas took revenge of the defeat in 655. In previous class मैंने कहा था, it was power capturing. एक हराता था तो दूसरा आकर के वापस जीत जाता, वापस उसका बेटा आकर के उसको हराता। It was a continuous struggle. Chalukya king Vikramaditya first defeated Pallav king Parmeshwaran and occupied his capital Kanchi. The initial, अब यहाँ से टिक करना, the initial Pallav rulers established a town, उन्होंने एक नगर बनाया, छोटा सा टाउन बनाया, कस्बा बनाया, named ममलापुरम, और आज के ज़माने में उसको बोलते हैं महाबलीपुरम। क्या बोलते हैं? महाबलीपुरम। याद रखना, ये वर्ल्ड हेरिटेज में जोड़ा गया है इसको, क्योंकि एक ही पत्थरों से वहाँ पर एक मंदिर नुमा बनाए गए, रथ बनाए गए हैं। एंड बिल्ड 5 चैरियट टेम्पल्स, रथ के आकार के 5 मंदिर एक ही पत्थर से बनाए गए। हियर रॉक कट स्टेच्यूज, पत्थरों से बनाए हुए मूर्तियाँ हैव बीन कार्व्ड। पल्लव रूलर्स ऑल्सो बिल्ड टेम्पल्स इन कांची ऑल्सो। सम ऑफ द पल्लव रूलर्स वेर वर्शिपर्स ऑफ विष्णु। देखिए पिछले में आया था शैव सेक्ट एंड विष्णु सेक्ट, तो ये विष्णु के उपासक थे, वाइल सेवरल अदर्स वर्शिप्ड शिवा, और बाकी शिव के उपासक थे। नाउ अगेन आप देख पाएंगे, अब देखिए यहाँ पे एक नया नाम आ रहा है, देखिए हुण इन्वेजन। जो हुण थे वो विदेशी आक्रांता थे और दे यूज टू कम फ्रॉम दीज रूट। ओके, ये याद रखना, बाद में अब काम आएगा। एंड इन दिस मैप द डीपेस्ट पार्ट, द लास्ट पार्ट इज रूल्ड बाय। ओके, नाउ वी मूव ऑन। देखिए महाबलीपुरम के कुछ टेम्पल आपको दिखा रखे यहाँ पे। ये एक ही पत्थर है पूरा, इट्स अ सिंगल रॉक, और उसमें से रथनुमा ऐसे मंदिर बना रखे हैं। सो दिस इज द रीजन वाई इट इज इंक्लूडेड इन वर्ल्ड हेरिटेज। ओके, नाउ ये ममलापुरम का था। एंड देन टेम्पल ऑफ पल्लव पीरियड, ये आपको बता रखे, देखिए आप देख रहे हैं, ये सब सिंगल स्टोन है, जो पत्थरों के टुकड़े नहीं, एक ही पत्थर है बड़ी बड़ी। चलिए नाउ चालुक्य डायनेस्टी। चालुक्य किंग पुलकेशिन फर्स्ट हैड परफॉर्म अश्वमेघ यज्ञ, ओके, exhibition of power. Chalukyas of Vatapi ruled from 1550 to 1757, 200 years. Excluding some interruptions among the Chalukya rulers, the fourth king Pulkesin II, ये important है, अभी जो पिछला हमने previous में पढ़ा था, was the most famous ruler. He occupied the throne in 608. His empire extended from river Narmada in north to river Kaveri in south. He was defeated by Pelagia. Pallav king Narasimhavarman in 642. Pulkesin's son Vikramaditya II re-established the glory of Chalukyas. Chalukya king Vikramaditya II defeated the Rashtrakut king in 1973 and founded new Chalukya dynasty by making Kalyani his capital. The new dynasty ruled from 1973 to 1200 CE. Now, the Chalukya kingdom of Kalyani remained in conflict with Chol rulers for a long time. यहाँ पे आ जाएगा, the Chol Rajaraj defeated Satyasraya
encouraged the Chalukya kingdom, but Someshwar first avenged the defeat of by not only defeating the Chola king Rajendra Raj badly in the battle of Kopam, but also assassinated Raja Adhiraj. मेन इसमें चालुक्य में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो है ये आपके पुलकेशिन सेकंड वाज द फर्स्ट रूलर। आपको टाइम पीरियड इसके अंदर लिख देना, ये रहा देखिए इसमें फ्रॉम कहाँ गया, ये रहा न्यू डायनेस्टी 1973 तक इन्होंने रूल किया। तो ये आपको ये रहा 550 to 757, तो ये ही मेन पॉइंट्स है इसके। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब इसके बारे में बता रखा है कुछ ये, अब आपको कुछ सॉरी He was defeated Rajadhiraj in this battle. The seventh king Vikramaditya VI, who was famous by the name of Vikramanka, occupied Kanchi and provided protection to the renowned honored poet Bilhan. Bilhan wrote a book named Vikramadev Charita, which based on life of Vikramaditya. Despite being Hindus, ये यहाँ पे टिक करना आपको, despite being Hindus, the Chalukya kings of Vatapi and Kalyani gave protection to Buddhism and Jainism. इन्होंने उस धर्म को आगे बढ़ाया। The Chalukya kings built many temples. Famous lawyer, अब यहाँ पे याद ये इसको इम्पोर्टेंट है, ये पहले आया हुआ एग्जाम में और इसको इम्पोर्टेंट पे भी डालना। फेमस लॉयर विघ्नेश्वरा हु कंपोज द मिताक्षरा। मिताक्षरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस बोल रहा हूँ मैं, मिताक्षरा इंटरप्रिटेशन ऑफ याज्ञवल्क्य स्मृति लिव्ड इन कल्याणी विच वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यज। अब यहाँ से टिक करना, मिताक्षरा इज रिगार्डेड एज एन ऑफिशियल बुक ऑफ हिंदू लॉज। हिंदुओं के कानून की ऑफिशियल बुक का नाम है मिताक्षरा। उसको इंटरप्रेट किया था, इनको इन्होंने अनुवाद किया था, समझाया था लोगों को। नाउ अगेन यू कैन सी द टेम्पल्स बिल्ट बाय चालुक्यस। इनके जो शेप है इससे ये लोग बहुत ही आइडेंटिकल हो जाते हैं। ओके, सो दिस वाज टू शॉर्ट डायनेस्टीज। नाउ नेक्स्ट इन हमारे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल इन्वेजन्स एंड एसिमिलेशन, शक, हुण एंड कुषाण। ये वो तीन जातियाँ थी जो भारत में विदेशी आक्रमणकर्ता बन के आई और भारत में रहे। सो टिल देन अगेन रिवाइज द लेसन एंड गुड बाय। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10। आज है चोल वंश, चोल साम्राज्य दक्षिण का है। दक्षिण में प्रमुख 3 साम्राज्य थे प्रमुख, चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पल्लव साम्राज्य। ये प्रमुख शक्तिशाली थे, राष्ट्रकूट भी थे, परंतु ये थोड़े ऊपर की तरफ मध्य भारत में आ जाते हैं, इसलिए इनको गिना कम जाता है। परंतु अगर दक्षिण की बात करें, अपन इस नक्शे में देखें, ये देखो, ये राष्ट्रकूट का भाग हो गया, ये चोल, ये जो पूरा क्षेत्र है ये चोल साम्राज्य था। ये चेर साम्राज्य है, इधर आ जाता है पल्लव साम्राज्य। ये कलिंग का पूरा क्षेत्र यहाँ पर आता है और ये मध्य भारत था। गुर्जर प्रतिहार का ये अपन ने साम्राज्य पढ़ लिया था। उसके बाद पाल वंश इधर था, ये सारा वंश अपन ने इसमें देखा था। अंडरलाइन यहाँ पर करना है। प्रमुख दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्यों में से चोल एक प्रमुख था, 2 अन्य थे पांड्य और चेर, जिसे केरल का क्षेत्र कहलाता है। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ था, क्योंकि उस समय भी अशोक के काल में भी ये राज्य था। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे, अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, चोल भाषी, ये चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। इन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया। तिरुवल्लुवर रचित, ये नाम है, कुरुल इसका अच्छा उदाहरण है। ये एक रचित एक किताब है तिरुवल्लुवर। करिकाल, अब यहाँ पर मुख्य ये अंडरलाइन करेंगे कि अगर कहें कि चोल साम्राज्य की स्थापना या चोल साम्राज्य किसके काल में उजागर हुआ है, तो करिकाल के लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली और यहीं से चोल साम्राज्य का उदय माना जाता है।
इन्होंने सिहल से युद्ध किया और युद्धबंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया। वह चोल की राजधानी को उरगपुर से कावेरी पत्तनम ले गया। चोल राजा विजयपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 850 से 907 ईस्वी के पल्लव नरेश अपराजित को हराया था। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया। इन्होंने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया। इसमें प्रमुख अगर कहें चोल साम्राज्य में प्रमुख राजा कौन थे, जैसे अपन मौर्य काल में पढ़े थे अशोक थे, उसी प्रकार चोल साम्राज्य में प्रमुख थे राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय, जिनका नाम आगे आएगा। इसमें पहले चोल राजा प्रथम, जिसे राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है, 985 से लगाकर 1013 ईस्वी संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिहल द्वीप यानी कि श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजेश्वर बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था, जो आज भी मौजूद है और बड़ा मंदिर है। अगर अपन पढ़ें दक्षिण भारत में जो मंदिर देखे होंगे, कोई गया भी होगा या टीवी में देखे होंगे, अगर भारत में सर्वाधिक अच्छे मंदिर कहें उत्तर भारत में भी हैं, परंतु कलात्मक दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मंदिर हैं दक्षिण भारत में। और ये मंदिर बने हैं चोल राज्य में, पल्लव राज्य में, इनके राज्यकाल में ये सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। ये उच्च और भव्य मंदिर हैं एकदम, और आज भी ये उसी स्थिति में मौजूद हैं। तो ये अंडरलाइन करेंगे, भगवान शिव का राजेश्वर मंदिर, जिसका बृहदेश्वर भी मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया? चोल राजा राज ने प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अब आते हैं राजेंद्र प्रथम। 1018 से 1044 के पास शक्तिशाली नौसेना थी। उसने पेंगू, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को भी जीता था, जो दक्षिण के जो भारत के क्षेत्र हैं। उसने बंगाल और बिहार में शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके और उड़ीसा, दक्षिणी कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची थी। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने, अंडरलाइन करेंगे सब यहाँ पर, गंगकोड की उपाधि धारण की। गंगकोड की मतलब ये दक्षिण का ऐसा राजा था, ये पहला जिसने गंगा नदी तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया था। गंगा नदी को एक तरह से इसने जीत लिया था, इसलिए इसने अपनी उपाधि धारण की थी गंगकोड। तो यहाँ अंडरलाइन करेंगे। कौन था? राजेंद्र प्रथम, चोल राजा। उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी है राजाधिराज 1044 से 54 में चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ हुए कोम्पम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र 1034 से 68 ने चालुक्य को कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकारी के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन पे राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम 1070 से 1122 ईस्वी को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोतुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी था। इस प्रकार कुलोतुंग ने चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। ये सारे हैं चोल वंश के कलात्मक। नटराज की मूर्ति जो वर्तमान में अभी देखते हैं वो इसी चोल काल में ही इसका निर्माण हुआ है। अब इसका है प्रशासनिक, चोल का तो हो गया जो राजा थे उनके बारे में। अब उनके प्रशासनिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण चोल, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। सबसे जिनको प्रांतों को मंडलम कहा गया। ये प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न।
बड़े प्रश्न तो आप याद ही करोगे, परंतु छोटे प्रश्न कि चोल साम्राज्य में राज्यों को, जो राज्य प्रांतों में बैठे हुए थे, उन प्रांतों को क्या कहा जाता था? मंडलम कहा जाता था। फिर मंडलम उपविभाग कोट्टम में उपविभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। यानी कि अपन वही पढ़ते हैं, केंद्र, राज्य, ठीक है, राज्य के बाद जिले, जिले के बाद पंचायत, पंचायत के बाद ग्राम, वही इसमें बटा हुआ है। सबसे ऊपर आता है मंडलम, फिर मंडलम के बाद कोट्टम के बाद आता है नाडु, कुर्रम और सबसे नीचे है ग्राम। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाटर और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया है। अंडरलाइन करेंगे, नाडु की सभा को क्या कहा गया है? नाटर, और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमित निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्ता प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रण करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। भूमि की उपज का लगभग छठा भाग, ये छठा भाग लगभग मौर्य काल से चला आ रहा था। अशोक के 1/4 से लगाकर 1/6 कर दिया, वही छठा भाग उस समय से चला आ रहा था। लगान अनाज या स्वर्ण मुद्राओं के रूप में वसूली जाती थी। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का, ये प्रमुख है, अंडरलाइन करेंगे इसको, कासू। चोल साम्राज्य में जो सोने का सिक्का जारी किया गया था, जिसे क्या कहा गया है? कासू, ये याद रखना है। जो 16 ओस का होता था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की थी। अपने एक चीज़ ध्यान में रखना है कि दक्षिण में जितने भी राजा हैं, उन सब के पास नौसेना, मतलब कि समुद्री बेड़ा उनके पास था, सर्वाधिक शक्तिशाली। तभी उन्होंने आसपास के राज्यों को अपने अधीन किया था। यहाँ तक कि बर्मा, थाईलैंड, अपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत का विस्तार कहाँ तक था, तो इसी काल में हुआ था। जो 100 ईस्वी से लगाकर 6 ईस्वी तक जो था, इसी काल में इन्होंने जितने भी थे वही उन सभी राज्यों को अपने अधीन कर लिया और वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार किया था। अब ये लास्ट अपन पढ़ेंगे चोल कला। चोलों ने पल्लवों की स्थापना कलाओं को आगे बढ़ाया। चोलों की द्रविड़ मंदिर, मैंने पहले बताया, चोल और पल्लव इन दोनों के काल में ही सर्वाधिक मंदिर या दक्षिण भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाया था। चोलों की द्रविड़ मंदिर शैली की कुछ विशेषताएं: वर्णकार, विमान मंडल, गोरूप, कलापुर स्तंभ युक्त बृहद सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह, चाली, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों का आदि का होना था। ये सब चीज़ें क्या है? ये मंदिर में काम आती है। मंदिर के जो स्तंभ होता है, गर्भ होता है, उनके अलग अलग जो श्रेणी होती है, उन सब के नाम है। राज राजा, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, राज राजा प्रथम का तंजोर तथा संयुक्त स्तंभों को तंजोर का शिव मंदिर, राजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की ही देन है, ये अंडरलाइन कर देना है। चोलों के मंदिर में चिदंबरम तथा तंजोर के मंदिर सर्वोत्तम है। चोल युग की नटराज, पहले बता दिया था मैंने ऊपर ही, नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्तम मानी जाती है। मंदिर की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ, यहाँ पर भी अपन अंडरलाइन करेंगे। समाज शैव धर्मायु था। राज अधिकारी राज के लेखों के अश्वमेघ यज्ञ भी उल्लेख है। राजाधिराज जो राजा राजेंद्र प्रथम था, उसने करवाया था। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया था। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। ये चोल साम्राज्य समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे पल्लव वंश अगली क्लास में। ठीक, धन्यवाद।